Hello students, welcome back on this beautiful platform Krishna classes. Today we will discuss 20 questions recently asked in HSSC exam related to English language. Today's first question is, choose the correct option. पहला क्वेश्चन क्या है? The woman was carrying a blank bag. क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक स्मॉल प्लास्टिक, सेकंड है स्मॉल एंड ब्लैक प्लास्टिक, थर्ड है स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक एंड फोर्थ है प्लास्टिक स्मॉल ब्लैक। अब इसमें से बताना भी कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हटके है। कैसे? देखो बच्चों, जब हम एडजेक्टिव का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पे एक चीज है, एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो करते हैं, SSACENM। ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, SSACENM। इसका क्या मतलब है? S का मतलब है साइज, यहाँ पे S का मतलब है शेप, A का मतलब है एज, C का मतलब है कलर, E का मतलब है इमोशन, N का मतलब है नेशनलिटी और M का मतलब है बच्चों मटेरियल। ठीक है, M का मतलब क्या है? मटेरियल। SSACENM साइज, शेप, एज, कलर, इमोशन, नेशनलिटी और मटेरियल। अब यहाँ पे क्या है भाई, इसका मतलब है सबसे पहले यदि ऐसे दे रखा है, अभी साइज है, शेप है, एज है, तो सबसे पहले आएगा साइज, उसके बाद आता है शेप, उसके बाद एज, उसके बाद कलर, इमोशन जो अपनी फीलिंग्स हैं, नेशनलिटी राष्ट्रीयता, मटेरियल जो भी अपना सामान है। ठीक है, तो आप अब इस रूल को फॉलो करते हुए देखेंगे क्या है। यदि मैं स्मॉल ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं पहले, कलर, उसके बाद स्मॉल क्या है? साइज, उसके बाद प्लास्टिक क्या है? मटेरियल। ठीक है, यानी CSM। गलत हो गया, पहले क्या आना चाहिए? S आना चाहिए बच्चों, उसके बाद क्या आना चाहिए? यदि इसकी बात करें तो सबसे पहले S आएगा, उसके बाद C आएगा, कलर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? मटेरियल आएगा। यानी जो अपना स्ट्रक्चर है इस रूल के हिसाब से, देखो फर्स्ट ऑप्शन में पहले ब्लैक आया है, कलर, गलत हो गया भाई। यदि साइज दे रखा है तो पहले क्या आएगा? साइज आएगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखो, स्मॉल एंड ब्लैक प्लास्टिक, अब यहाँ पे एंड लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब ये क्या है? स्मॉल, साइज है, ब्लैक, कलर है, प्लास्टिक, मटेरियल है, SCM। यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हुआ है बच्चों। ये आप इसको जैसे है ऐसे ही याद रखेंगे, पहले इमोशन को कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो SCM का पैटर्न यानी ये करेक्ट है, C ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे प्लास्टिक पहले आया है तो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक तो सबसे लास्ट में आएगा। मटेरियल है, यानी यहाँ से क्या पता चला, एक रूल याद रखना है, SSACENM साइज, शेप, एज, कलर, इमोशन, नेशनलिटी और मटेरियल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चूज द अल्टरनेटिव दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्लेनरी, अपोजिट बताना बच्चों प्लेनरी का। प्लेनरी, इसका मीनिंग क्या है? एक बार पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मतलब है परिपूर्ण, पूरा, कंप्लीट, पूरा, होल, पूरा। ठीक है, एंटायर, पूरा, अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे TRICTED, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे देखो बच्चों, प्लेनरी का मतलब है परिपूर्ण। परिपूर्ण बोले यदि आप इसके सिनोनिम्स की बात करें तो परिपूर्ण, पूरा, कंप्लीट है, होल है, एंटायर है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अब
क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों, अपोजिट बताना है इसका। तो देखो एक बार आप जो ऑप्शन उनके मीनिंग देखते हैं। मिसलीड, नेतृत्व अच्छे से न करना, मिसगाइड करना। रिस्ट्रिक्टेड, सीमित। कंप्लीट, पूरा। मिस्टीरियस, रहस्यात्मक। ठीक है, अब बताओ अब हमारे पास चारों जितने ऑप्शन दिए हैं उनके सबके मीनिंग हमें पता है, तो हम बता सकते हैं ना क्या आएगा। इसका ऑप्शन आंसर क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। क्यों रहेगा भी, प्लेनरी का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो बिल्कुल पूरा है, सीमित नहीं है, असीमित। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड, सीमित। डन। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, पिक आउट द राइटली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन है, 3 स्पेलिंग गलत है, एक ठीक है। हमें ये बताना क्या स्पेलिंग किसकी है, अकर्ड, OCCOURRED। अकर्ड में डबल सी आता है बच्चों, डबल आर आएगा, अकर्ड, OCCURRED, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन में ही है ये। तो बाकी में यहाँ पे सी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे आर सिंगल है। अकर्ड में डबल आर और डबल सी का यूज होता है। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A sensible man as a rule cares much for public opinion। क्या बोल रहा है बच्चों ये एक सेंटेंस गिवन है, एज अ रूल के नीचे अंडरलाइन है, मतलब हमें मीनिंग बताना भी ये क्या सेंस क्लियर करेगा। 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए। इन रियलिटी, वास्तव में। इन यूजुअली, अक्सर, हमेशा। और वट एवर मे बी द कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी मूल्य पे। अब देखो क्या बोल रहा है ये, अ सेंसिबल मैन, जो एक सेंसिबल मैन होता है, विवेकपूर्ण आदमी होता है, अक्सर वो क्या करते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, अब ये नहीं वो वास्तव में देते हैं। इन यूजुअली, एज अ रूल का मतलब क्या है, इन यूजुअली, अक्सर वो क्या करते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको ज्यादा केयर, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों, इन यूजुअली। अब ऐसे इतनी होगा ना, एक विवेकपूर्ण मनुष्य चाहे कुछ भी हो जाए वो पब्लिक ओपिनियन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, अक्सर क्या होता है, जो सेंसिबल मैन है वो पब्लिक ओपिनियन को ज्यादा केयर करते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, choose the correct option। I notified blank I had changed my address। क्या है, I notified, मैंने नोटिफाइड किया बैंक को, द बैंक that I had changed my address। ठीक है, I notified the bank that I had changed my address। यहां पे मैंने ए ऑप्शन को करेक्ट किया है। क्यों किया है, अब देखो इसका रीजन सुनो। I notified, मैंने नोटिफाइड किया किसको, बैंक को। जो ये अपनी नोटिफाइड वर्ब है, नोटिफाइड वर्ब, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, एक सकर्मक क्रिया है। एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है बच्चों वर्ब इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, इंट्रांजिटिव को क्या बोलेंगे, अकर्मक बोलेंगे, और ट्रांजिटिव को क्या बोलेंगे, सकर्मक बोलेंगे। ठीक है, जो सकर्मक क्रिया होती है उसका मतलब होता है कर्म सहित, जहां पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। यदि मैं इतना बोलूं, मैंने नोटिफाइड किया, क्या पूरा है भी, किसी को तो नोटिफाइड नोटिस दिया होगा, किसको, बैंक को।
यानी मेरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे आई नोटिफाइड द बैंक दैट, ठीक है। अब टू द बैंक क्यों नहीं आया, जो यदि मेरे को किसी, अब जैसे मैंने बोला आपको जो नोटिफाइड है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। लेकिन क्या है बच्चों, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लगाते, ठीक है, वहां पे प्रेपोजिशन ऐड करनी पड़ती है। अब मेरे को ये पता है भाई इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रेपोजिशन ऐड करनी पड़ती है, जैसे हम नहीं बोलते आई गो टू स्कूल। यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे जो ये गो है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव, मैं स्कूल जाता हूं, अब ऑब्जेक्ट है या नहीं है पहले तो वही पता करेंगे, क्योंकि इंट्रांजिटिव का मतलब है अकर्मक। अकर्मक का मतलब क्या है, जिसमें कर्म नहीं होता। कर्म नहीं होता इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट का, भाई क्या और किसको से आंसर नहीं आएगा, व्हाट और हुम से आंसर नहीं आएगा, ठीक है, व्हाट और हुम से आंसर इसका नहीं आएगा। मैं क्या गया, कोई आंसर नहीं है। मैं किसको गया, आंसर नहीं आया। यानी जो गो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और जब इंट्रांजिटिव वर्ब को आगे बढ़ाते हैं फिर हम क्या करते हैं, भाई आगे जो नाउन आएगी वो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कोई ना कोई प्रपोजिशन लगा के लिखेंगे। तो मेरे को अब वो तो इंट्रांजिटिव का केस है, बट नोटिफाइड क्या है, ट्रांजिटिव है, सकर्मक है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट द बैंक दैट आएगा, ठीक है। और नोटिफाई के साथ विद भी नहीं आएगा, प्रेपोजिशन वाला तो कैंसिल हो गया, अकेला दैट भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। नोटिफाइड एक सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया के लिए मेरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिएगा, बीच में प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, ठीक है। देखो बच्चों एक दो एग्जांपल और करते हैं इससे रिलेटेड, आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने लिखा आई फ्लाई अ काइट, ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये दो हैं, दोनों में फ्लाई वर्ब है, यहां पे भी फ्लाई है, यहां पे भी फ्लाई है। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस में जो फ्लाई है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। कैसे, आई फ्लाई अ काइट, मैं क्या उड़ाता हूं, पतंग, ऑब्जेक्ट है ना, भी क्या और किसको से जिसका आंसर आएगा वो चीज क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। आई फ्लाई अ काइट, क्या उड़ाता हूं, पतंग, यानी ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया तो मैंने डायरेक्ट क्या है ये फ्लाई ट्रांजिटिव वर्ब, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया, बीच में टू तो नहीं लगाया, या फिर जो कुछ भी आना चाहिए था, मतलब प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया। सेम हेयर, मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, कोई आंसर नहीं है। पक्षी किसको उड़ रहे हैं, कोई आंसर नहीं है। इन द स्काई का मतलब ही कहाँ उड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या और किसको से इसका आंसर नहीं आया, तो कंफर्म हूं मैं, यहाँ पे जो फ्लाई वर्ब यूज हुई है वो इंट्रांजिटिव है, अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया थी तो आगे नाउन को जोड़ने के लिए मेरे को क्या चाहिएगी, प्रेपोजिशन चाहिएगी, इसलिए यहाँ पे टू और विद का यूज नहीं हुआ। यदि मेरे पास नोटिफाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है, प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। डन, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, टॉम ब्लैंक हिज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर, टॉम ने अपना हाथ जला लिया जब वह खाना बना रहा था, ठीक है। क्या है, टॉम का हाथ जल गया कब, जब वह खाना बना रहा था। क्लियर। अब देखो पास्ट की बात करते हैं अपन, पास्ट टेंस की, ठीक है। जब पास्ट टेंस में दो एक्शन होते हैं, तो वहां पे जो फर्स्ट एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन, इसको एक बार देखो बच्चों, क्या बोला मैंने, यदि पास्ट टेंस में दो काम हो और उसमें एक अचानक हो
और एक ये दिखाएगा कब और कैसे हुआ। जब पास्ट में दो काम ऐसे हो जिसमें एक अचानक हो और एक ये दिखाए भी किस सिचुएशन में हुआ, तो जो काम अचानक होगा, जो काम अचानक कंप्लीट होगा वो सेकंड फॉर्म लेगा। जो ये दिखाएगा कब और कैसे हुआ, वहां पे वोज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी आएगी। ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्लियर करो। टॉम का हाथ जल गया जब वह खाना बना रहा था। देखो दो काम हुए हैं, एक तो खाना पक रहा है, एक उसका हाथ जल गया। ठीक है, अब कब उसका हाथ जला? जब वो खाना बना रहा था। ठीक है, यानी खाना बनाने के टाइम, कब और कैसे के टाइम क्या लगाया मैंने? वोज वर्ब के साथ आईएनजी। जब वो खाना बना रहा था तब अचानक क्या हुआ? उसका हाथ जल गया। अचानक काम कौन सा हुआ है? हाथ जलने का। हाथ जलने का अचानक काम हुआ है तो क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी ब्रंट। ठीक है, बर्न, बर्नट, ब्रंट, बर्न, ब्रंट, ब्रंट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या यूज हुई? ब्रंट यूज हुई है। समझे क्या बोला मैंने? जब पास्ट के अंदर दो एक्शन हो जिसमें एक अचानक होगा, एक दिखाएगा वो जो अचानक काम हुआ है वो किस सिचुएशन में हुआ है, तो अचानक काम के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जो ये दिखाएगा किस सिचुएशन में हुआ, वहां पे वोज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो दे ही रखा है सिचुएशन वाला, अचानक काम के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। डन बच्चों? जैसे मैं बोल दूं ही मेट विद एन एक्सीडेंट व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड। उसका एक्सीडेंट हो गया, कब हुआ? जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। अचानक काम क्या हुआ? एक्सीडेंट होने का। ही मेट विद एन एक्सीडेंट when he was crossing the road। उसका एक्सीडेंट हो गया, कब हुआ? जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। दो काम हुए हैं, एक अचानक हुआ एक्सीडेंट होने का, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक्सीडेंट कब हुआ? जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो ही वॉज क्रॉसिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो बच्चों, 7th क्वेश्चन क्या है? गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एन एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस मदर। भाई किसी के माता की हत्या को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मैट्रिसाइड। क्या कहेंगे बच्चों? मैट्रिसाइड। अब देखो साइड से रिलेटेड हम बहुत सारे वर्ड याद कर रहे हैं अभी। साइड का मतलब ये रूट वर्ड है डेथ या किलिंग। क्या होगा? डेथ या किलिंग। ठीक है, देखो पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, सोरोसाइड, मैरिटिसाइड, यूक्सोरिसाइड, जीनोसाइड, रेगिसाइड। ठीक है, सुसाइड, बहुत सारे वर्ड हैं। अब बच्चों देखो सुसाइड का तो सबको ही पता, आत्महत्या, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या। अब पैट्री को याद रखो, पितरी से, संस्कृत में हम पितरी बोलते हैं। पितरी मतलब पिता यानी फादर की हत्या। पैट्रीसाइड हो गया। मैट्री माता, मातृ यानी मदर की हत्या हो गया बच्चों। फ्रैट्री का मतलब है ब्रदर की हत्या। सोरो, एस से सिस्टर, इसका मतलब सिस्टर की हत्या क्या होगा बच्चों? सोरोसाइड। अब है मैरिटी।
देखो बच्चों, ये मैट्री है और ये मैरिटी है, दोनों में डिफरेंस है। मैट्री यानी मातृ, ये है मैरिटी। मैरिटी का मतलब है हस्बैंड की हत्या, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, ठीक है। यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड का मतलब है वाइफ की हत्या। जीनोसाइड, जीनोसाइड के साथ आप एक वर्ड और याद कर सकते हैं, मैसेकर। मास, मास मैंने ज्यादा लोगों की हत्या, नरसंहार, किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसको क्या कहेंगे, जीनोसाइड। यानी जीनोसाइड का मतलब क्या है बच्चों, नरसंहार, किलिंग ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। रेगिसाइड, रेगी से राजा, किंग, ठीक है, किंग की हत्या क्या होती है, रेगिसाइड। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमने साइड साइड के कितने वर्ड याद कर लिए, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, सोरोसाइड, मैरिटीसाइड, यूक्सोरिसाइड, जीनोसाइड, रेगिसाइड, फोइटीसाइड, भ्रूण हत्या, जब गर्भ में ही किसी बच्चे को मार दिया जाता है, जैसे फीमेल फोइटीसाइड, लड़की को गर्भ में ही मार दिया जाता है तो फोइटीसाइड, ठीक है। मोर्टुअरी का मतलब क्या है, शवगृह, जहां पे डेड बॉडी को रखा जाता है, ठीक है। मैट्री हमने बताई है क्या, किलिंग ऑफ वंस मदर। तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूट है, और जो साइड है एक रूट वर्ड है, डेथ या किलिंग। तो यहाँ पे हमने 10 वर्ड याद कर लिए, आप इनको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू से, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपोजिट मीनिंग बताना है बच्चों, क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग किसका, मिनिएचर, क्या है, मिनिएचर। मिनिएचर का यदि आप सेम मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है छोटा। मिनिएचर का मतलब क्या है, छोटा। लिमिटेड, सीमित, लिटल, छोटा, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये है पुण्य, ये हिंदी में ही दे रखा है बच्चों, इसको वैसे सैनिटली बोलते हैं, जब आप इंग्लिश में करेंगे ये खुद ही इसका मतलब क्या, पुण्य, ये हिंदी में ही दे दिया इन्होंने, पुण्य है ये, पुण्य, ठीक है। अब देखो हमें मिनिएचर का मीनिंग पता चल गया छोटा, और हमने यहाँ पे जो लिखे हैं उनके मीनिंग भी पता भी, टाइटेनिक विशाल है, ठीक है, लिमिटेड सीमित है, लिटल छोटा है। तो यहाँ पे अपोजिट पूछ रखा है, तो वी नो वेरी वेल मिनिएचर छोटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बड़ा, विशाल, यानी आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखो, टाइटैनिक जहाज देखा है ना, उससे रिलेट कर लेना। हेल्थ, वी शुड ऑल्सो एड्रेस द नीड्स ऑफ पीपल इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है, क्या बोल रहा है भाई, एजुकेशन के अंदर आजकल हेल्थ की जो टॉपिक है वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या बोल रहा है भाई, हेल्थ तो ऐड होना ही होना चाहिए, जो नीड्स ऑफ पीपल है ना, लोगों की जरूरतें, उनको भी मेंशन करना चाहिए एजुकेशन में। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो नीड्स ऑफ पीपल है, लोगों की जो वो है नीड्स है, जरूरतें हैं, उनको भी मेंशन करना चाहिए, हेल्थ को भी साथ साथ में, नीड्स ऑफ पीपल को भी। यानी बिसाइड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब ही क्या होता है, के अलावा, के सिवाय, लेकिन पॉजिटिव सेंस में यूज होता है बच्चों ये। इसका मतलब क्या है, हेल्थ का टॉपिक भी इंक्लूड होना चाहिए, साथ ही साथ नीड्स ऑफ पीपल भी इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिसाइड्स हेल्थ, हेल्थ के अलावा, हेल्थ के साथ साथ हमें लोगों की जो जरूरतें हैं उनको एजुकेशन में फिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बिसाइड के साथ एक वर्ड और याद रखो आप, बिसाइड। बिसाइड का मतलब है के पास, के बगल में। बी साइड, साइड में। बिसाइड का मतलब क्या है, साइड में। जैसे भी गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर, जाओ और अपने भाई के पास बैठ जाओ। तो यहाँ पे बिसाइड्स और बिसाइड है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या होगा, बिसाइड्स होगा, ठीक है। अब इन तो में होगा, बाय के द्वारा, फॉर के लिए यहाँ पे सुटेबल आंसर क्या है, बिसाइड्स रहेगा। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यू शैल रिसीव यूर प्राइज टुमारो, सेल इन द अबू सेंटेंस शोज।
अब इस सेंटेंस में ये बताना है जो ये सेल है ये क्या दिखाएगा। देखो जर्नली हम क्या कहते हैं जब आप टेंस सीखते हैं, भाई आई और वी के साथ तो शेल आएगा, बाकी के साथ, बाकी पर्सन बोले तो यू है, ही, सी, इट, दे, कोई नेम आ जाए तो उनके साथ क्या आएगा, विल आएगा। हम टेंस में क्या सीखते हैं, भाई आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, बाकी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। बट ये चेंज हो जाएंगे सिर्फ एक कंडीशन में, कब, यदि सेंटेंस में कोई थ्रेट है, धमकी, डेटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, प्रोमिस है, वायदा, तब क्या होगा, आई और वी के साथ तो विल आएगा, पलट गया ना, यहाँ पे क्या था शल, लेकिन इन कंडीशन में आई और विल के साथ क्या, आई और वी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, और बाकी के साथ क्या आएगा बच्चों, शल आएगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू शैल रिसीव यूर प्राइज टुमारो, भाई कल तुम्हें प्राइज दिया जाएगा। डेटर्मिनेशन नहीं है, डेटर्मिनेशन तो क्या होगा, आई विल श्योरली हेल्प यू, मैं पक्का तुम्हारी सहायता करूंगा। अभी मैंने श्योरली लगा दिया, चीज डेफिनेट है, डेटर्मिनेशन है, थ्रेट भी नहीं है, भी धमकी। अब वो प्राइज देने की बात कर रहा है तो धमकी तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोमिस है। आंसर क्या आएगा इसका, ए आंसर है प्रोमिस, कि भी कल तुम्हें प्राइज दिया जाएगा, उन्होंने प्रोमिस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन सेंटेंस में शल किसको दिखाएगा, प्रोमिस को दिखाएगा। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंस राजू इज क्लेवर ब्लैंक पेंटिंग ही शुड ज्वाइन एन आर्ट एकेडमी। देखो बच्चों क्या है, क्लेवर आया है, क्लेवर एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे सुटेबल प्रेपोजिशन फिल करनी है, तो देखो क्लेवर के साथ आप इन लगाएंगे। किस केस में, यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर में जो मीनिंग होगा वो मीनिंग होना चाहिए, निपुण होना। ठीक है, अब ये यही तो बोल रहा है भी जो राजू है वो पेंटिंग में निपुण है, इसलिए उसने जो आर्ट एकेडमी है वो ज्वाइन की है। तो यहाँ पे क्या है, क्लेवर इन पेंटिंग। क्लेवर इन का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज में निपुण होना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। देखो बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा डॉर्मिट्री है। क्यों है, देखो यदि आप हिंदी की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कि भाई हमें एक सेंटेंस दिया गया है, एक बड़ी सी लाइन दे दी, उसको एक वर्ड में लिखना है। जैसे वन हु बिलीव्स इन गॉड, थिस्ट, डजंट बिलीव इन गॉड, अथिस्ट। सेम हेयर, एक लाइन दे दी, भाई जो स्कूल है वहाँ पे बच्चों के लिए बेडरूम है, उसको क्या कहते हैं, वैसे आप क्या बोलते हैं, छात्रावास है, हॉस्टल है, तो वो यही है वो डॉर्मिट्री, छात्रावास। ठीक है, अब आप फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अनाज को इकट्ठा किया जाता है, धान्यागार। जिम्नेजियम का क्या मतलब है, अब आपने जिम तो सुना होगा बच्चों, जिम पे जाते होंगे, तो जिम्नेजियम का मतलब क्या है, व्यायामशाला, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और ड्रे क्या होगा, ड्रे का मतलब है अ नेस्ट फॉर ए स्क्वेरल। स्क्वेरल क्या होगा बच्चों, जो गिलहरी होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वेरल। तो यहाँ पे जो स्क्वेरल का नेस्ट, घोंसला होगा, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ड्रे बोलेंगे। ठीक है, यानी अब हमें चारों का मीनिंग पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन है ना भाई। डॉर्मेट्री इज अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ
अ पेन नेम अज्यूम्ड बाय अ राइटर। देखो बच्चों, एक होता है स्यूडोनिम, एक होता है एनोनिमस। ये दोनों ही नेम के लिए यूज होते हैं। पेन नेम का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल नेम, रियल नेम नहीं होता, आर्टिफिशियल नेम, पेन नेम, ठीक है। और एनोनिमस क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा, जब आप 10+2 में होते थे, एक पोएम दी होती थी, उसके नीचे राइटर के नाम की बजाय क्या होता था? एनोनिमस। उसका क्या मीनिंग था? भी हमें उस पोएम का जो राइटर है या पोएट है उसका हमें नहीं पता, उसका नाम का नहीं पता, यानी अननोन नेम, जिसका हमें पता ही नहीं होता उसको क्या कहेंगे? एनोनिमस, ठीक है। स्यूडोनिम क्या होता है? आर्टिफिशियल नेम। आर्टिफिशियल नेम, पेन नेम का मतलब क्या है? अब जैसे मुंशी प्रेमचंद है, उनका रियल नेम क्या था? धनपत राय, बट वो किस नाम से लिखते थे? मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद उनका क्या था? स्यूडोनिम था, ठीक है, आर्टिफिशियल नेम था। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है ना, ए पेन नेम अज्यूम्ड बाय अ राइटर, आर्टिफिशियल नेम, तो आंसर क्या होगा? स्यूडोनिम। डन। एक बार फर्स्ट ऑप्शन देखो। पहले ऑप्शन में एक वर्ड है पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है बच्चों आतिशबाजी। आग से जब खेलते हैं उसे क्या कहते हैं? पायरोटेक्निक्स। एंटागोनिस्ट क्या होगा? विरोधी। एंटागोनिस्ट क्या होता है बच्चों? विरोधी। और स्केप्टिक क्या होगा? जो संदेह होता है उसे क्या कहेंगे? स्केप्टिक। क्लियर? तो अब यहाँ पे स्यूडोनिम और एनोनिमस का मीनिंग आपको पता है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? स्यूडोनिम। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन फिल करनी है बच्चों। ही लुक्स हेल्दी ब्लैंक हिज एज। क्या है? ऑप्शन क्या है? नीदर है, इन केस है, इन स्पाइट ऑफ है, अदरवाइज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ही लुक्स हेल्दी, वह हेल्दी दिखता है अपनी एज के बावजूद। भाई एज बड़ी है फिर भी क्या दिख रहा है? हेल्दी दिख रहा है, खाना पीना अच्छा होगा। तो इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, तो यहाँ पे मीनिंग से ही, सेंस से ही क्लियर है। इन स्पाइट ऑफ का क्या मीनिंग है? के बावजूद। बट एक चीज याद रखेंगे बच्चों, जो ये इन स्पाइट ऑफ है ये रियल में प्रेपोजिशन होती है। अब हमें कैसे पता चला ये प्रेपोजिशन है? इवन क्वेश्चन में गिवन क्या है? कंजक्शन है। बट कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टर्स, जोड़ने वाला। एटलीस्ट 2 सेंटेंस को तो जोड़ेगा कम से कम। बट मैंने देखा ये तो सिंगल सेंटेंस है। रियल में जो इन स्पाइट ऑफ है वो कैसे पता चलता है ये प्रेपोजिशन है? भाई प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले ऐड होता है, यानी इसके बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब मैंने देखा हिज एज, नाउन का जिक्र है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? इन स्पाइट ऑफ। यहाँ पे रियल में ये प्रेपोजिशन है, बट कई बार इसको कंजक्शन लिख के भी दे देते हैं, मेनली ये कंजक्शन में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। यहाँ पे यदि आप हिंदी क्लियर करेंगे तब भी हो जाएगा। नीदर, मैंने वैसे कंजक्शन की बात करें तो नीदर पेयर के साथ यूज होता है ना बच्चों, ईदर और, नीदर नोर, ठीक है। इन केस, अदरवाइज। अदरवाइज क्या दिखाता है? ऑप्शन को दिखाएगा, भाई ये करो या ये करो या, ठीक है। तो यदि आप हिंदी भी बना के देखेंगे तो यहाँ पे क्या सुटेबल आंसर है? इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। आइडेंटिफाइड द मीनिंग ऑफ इडियम टू बीट अराउंड द बुश। देखो, टू बीट अराउंड द बुश। यदि आप एक बार अलग अलग मीनिंग देखें, बीट मैंने पीटना, इडियम फ्रेज है बच्चे ये। बुश मैंने झाड़ियां,
झाड़ियों को अराउंड मैंने के चारों ओर, है ना। देखो यदि आप इसको थोड़ा समझे तो क्या है, जैसे ये झाड़ी है, ठीक है। अब क्या है, कोई बंदा है वो झाड़ियों के चारों तरफ पीट रहा है, यहाँ पे नहीं मार रहा, क्या कर रहा है, यहाँ पे मार रहा है के चारों ओर। तो क्या है, मारना तो उसको, यदि यहाँ पे कुछ पक्षी वगैरह है तो उसको मारना तो यहाँ पे चाहिए यदि वो उनका शिकार करना चाहते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिट न करके उसके चारों ओर हिट कर रहे। मतलब क्या है भाई, मेन मोटिव तो था यहाँ पे मारना, अब वो मेन मोटिव से हट के काम कर रहे हैं, वो उसके चारों तरफ ऐसे मार रहे हैं। इसका मतलब क्या है, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। भाई वो डायरेक्टली यहाँ पे हिट न करके चारों तरफ हिट कर रहे हैं। इसका मतलब है भाई कोई बंदा कोई मैटर उसे हट के बात करे, बोले तो घुमा फिरा के बातें करना। इसका मीनिंग क्या होगा, घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है। बीट अबाउट द बुश, जो घुमा फिरा के बातें करते हैं उसको क्या कहते हैं, टू बीट अराउंड द बुश। अब मीनिंग क्लियर है भाई, यदि आप झाड़ियों के बाहर चारों तरफ हिट करेंगे, इसका मतलब क्या, आप रियल जो अपना मोटिव वहां पे नहीं है, आसपास की बातें कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली किसी मैटर को इन्वॉल्व न करके उसके इर्द गिर्द की बातें करना, उसको क्या कहते हैं, टू बीट अबाउट द बुश। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, द सेंटेंस। अब क्या है बच्चों, एक सेंटेंस गिवन है, ठीक है या गलत है हमें ये नहीं पता, 4 ऑप्शन दिए हैं, उन्हें देख के ये बताना भी ये सेंटेंस कैसे ठीक है, ए ऑप्शन में ठीक है, बी में ठीक है, सी में ठीक है या डी में ठीक है। क्या है पहला, साहिल प्रेफरेबली स्पेंड वीकेंड इन होम। सेकंड है, साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड वीकेंड एट होम। साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड द वीकेंड एट होम। एंड डी ऑप्शन है, साहिल प्रेफर स्पेंडिंग वीकेंड इन होम। देखो बच्चों, जो ये प्रेफर है, जो प्रेफर वर्ब है वो अपने साथ इन्फिनेटिव भी लेता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म भी लेता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दोनों ही लेता है। प्रेफर अपने साथ जिरंड का भी यूज करेगा और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करेगा। इट मीन्स सेंटेंस ये भी ठीक हो सकता है, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप ये तो डायरेक्ट स्पेंड है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। अब आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब इसको करने से पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, जो इन और एट है, इनमें क्या डिफरेंस है। इन का मतलब क्या होता है भाई, हम किसी जगह पे, यदि मैं ये बोल दूं ना इन होम, इसका मतलब है आपा उस जगह की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, भौगोलिक बनावट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यदि मैं एट होम लिख दूं, एट होम, तो इसका मीनिंग क्या है भाई, मैं वहां के लोकेशन की बात कर रही हूं, मतलब के बाहर की बात कर रही हूं, लोकेशन के बारे में बता रही हूं। एट होम का मतलब क्या है, लोकेशन के बारे में, और ये क्या भौगोलिक बनावट पे, मैं मेरे घर के अंदर हूं तो इन होम। एट होम का मतलब है घर पर, मैं वहां की लोकेशन के बारे में बात कर रही हूं। अपन नहीं बोलते एट द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन की क्या है, लोकेशन है, ठीक है, गोट इट। अब देखो, अब ये इजी लगेगा हमें। अब मैंने देखा बी ऑप्शन, साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड वीकेंड एट होम। अब क्या है, साहिल जो वीकेंड वो अपने घर में मनाएगा, लोकेशन थोड़ी उसकी करो, घर के अंदर मनाएगा, अब घर के बाहर थोड़ी मनाएगा, तो यहाँ पे एट आया, कैंसिल। साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड द वीकेंड एट होम, अब यहाँ पे भी क्या आ गया, एट आ गया, गलत है। अब यहाँ पे साहिल प्रेफर स्पेंडिंग वीकेंड इन होम, घर में मनाएगा, अब प्रेफर के साथ आईएनजी आया, ये चीज भी ठीक है। इन होम आया, भाई वो वहां के अंदर की बात करे, घर में मनाएगा, घर से बाहर थोड़ी मनाएगा, तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गॉट माय पॉइंट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिस्टर शेखर हैज डिसाइडेड टू ब्लैंक एज मैनेजर ऑफ द फुटबॉल टीम। देखो बच्चों, क्विट, क्वाइटली, क्वाइट, बहुत मेजर डिफरेंस है बच्चों इनमें। क्वाइट स्पेलिंग बहुत अच्छे से करना। क्विट का मतलब है लीव, छोड़ देना, क्विट कर गया भाई वो गेम से, ठीक है। क्वाइटली चुपचाप, एडवर्ब है ये एक, ठीक है। क्वाइट, इट इज क्वाइट राइट, बिल्कुल ठीक है। और QUIET चुप, जो बी क्वाइट बोलते हैं ना, ET आएगा। TE तो क्या होता है बिल्कुल, और ये क्या होता है चुप, इसी से बना है चुपचाप। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्वाइटली चुपचाप, क्वाइट बिल्कुल, क्वाइट चुप, और क्विट लीव। अब क्या बोल रहा है ये, मिस्टर शेखर हैज डिसाइडेड टू, मिस्टर शेखर ने डिसाइड कर लिया कि वो फुटबॉल टीम से क्विट कर देगा मैनेजर के रूप में, ठीक है। तो क्विट मतलब लीव कर देगा, ये आएगा। अब चुप कर देगा बिल्कुल चुपचाप, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिस्टर शेखर हैड डिसाइडेड टू क्विट, लीव कर देगा एज मैनेजर, मैनेजर की पोस्ट से ऑफ द फुटबॉल टीम। डन। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, हिज एक्शन लुक्स वेरी सस्पिशन। हिज एक्शन लुक्स वेरी ब्लैंक, ठीक है, ये दे रखा है। पहले तो संदेह होना, मीनिंग देखो इनके, सस्पिशन, संदेह होना, ये एक फीलिंग है, फीलिंग है तो ये एक नाउन है, ठीक है। सस्पिशियसनेस, शक्कीपन, ये भी एक नाउन है, फीलिंग है, ठीक है। सस्पिशियसली, संदेहजनक ढंग से, LY लग गया ना, मोस्टली LY किस में लगता है, एडवर्ब में, तो ये क्या है, एडवर्ब है। सस्पिशियस, ये एडजेक्टिव है। सस्पिशियस भी क्या होता है, संदेह, ये OUS लग गया, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, सस्पिशियस, ठीक है। सकबरे दिखाई दे रहा है, एडजेक्टिव है। अब देखो बच्चों, हिज एक्शन, यदि मैं ये बोल दूं, एक बार इसको छोड़ो, आप इसको एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा ही लुक्स वेरी सैड या सैडली, ही लुक्स वेरी सैड या सैडली। यदि मैंने बोला ही लुक्स, वह दिखाई देता कैसा, सैड, वह कैसा दिखाई देगा, सैड। यहाँ पे जो सैड है वो किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, यानी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इट मीन्स मेरे को यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिएगा भाई, यहाँ पे क्या चाहिएगा, मुझे एडजेक्टिव चाहिएगा। वैसे भी जो लुक वर्ब है वो उसको मॉडिफाई करने के लिए मेरे को हमेशा ही एडजेक्टिव चाहिएगा। कभी भी लुक वर्ब के बाद मैं क्या नहीं लगा सकती, एडवर्ब नहीं लगा सकती। लुक वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। भाई ही लुक्स वेरी सैड, बंदे की विशेषता बताई गई है कि वो सैड दिखाई दे रहा है, ही लुक्स वेरी सैडली नहीं होगा। वैसे बच्चे क्या करते हैं, भाई वर्ब आ गया, वर्ब के बाद तो एडवर्ब चाहिए, लेकिन लुक वर्ब के बाद एडजेक्टिव क्यों आएगा, क्योंकि ये विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव। इट मीन्स मेरे को यहाँ पे भी एडजेक्टिव चाहिए भाई। हिज एक्शन, उसके एक्शन क्या दिखाई देते हैं, सस्पिशियस, संदेहजनक, ठीक है। यानी इसमें एडजेक्टिव अभी अभी बताया मैंने, सिर्फ डी ऑप्शन में है। ये दोनों तो नाउन थे, फीलिंग को शो कर रहे थे, ये एडवर्ब थी। लुक के बाद एडवर्ब नहीं आ सकती, ठीक है। लुक को हमेशा वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है,
लुक है, हियर है, नोटिस है, वॉच है, उनको लिए हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है, एडवर्ब का यूज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, सस्पिशियस। कौन सा आंसर है बच्चों इसका, डी, सस्पिशियस। डन, गॉट माई पॉइंट। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है बच्चों, इज अ पर्सन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। एक बंदा जो हमेशा अपनी उपलब्धियों के बारे में ही बातें करता है, घमंडी, इगोटिस्ट। क्या आ जाएगा, इगोटिस्ट। ठीक है, अब देखो एक बार बाकी के मीनिंग देखो। कोकेट, कोकेट का मतलब है ए seductive woman who uses her sex appeal to exploit man। ठीक है, यदि आप हिंदी में बात करें तो दिल फेंक महिला। कोकेट क्या होता है, कोकेट एक वोमैन जो अपनी सेक्स अपील को यूज करती है आदमियों का बर्बाद करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, शोषण करने के लिए, उसको क्या कहेंगे, कोकेट कहेंगे। उसके बाद है साइनोशोर। साइनोशोर क्या होगा, साइनोशोर देखो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, आप जैसे बहुत सारे बंदे एक मीटिंग में खड़े हैं, ठीक है, वहां पे कैटरीना कैफ आ जाए तो वो क्या होगा आपके लिए, साइनोशोर होगा, अट्रैक्शन का बिंदु होगा, आकर्षण बिंदु। हिंदी में क्या बोलेंगे, आकर्षण बिंदु। हिंदी में तो आकर्षण बिंदु है, और इंग्लिश में क्या होंगे, स्ट्रोंगली अट्रैक्ट्स अटेंशन, अट्रैक्ट्स अटेंशन। ठीक है, स्ट्रोंगली अट्रैक्ट्स अटेंशन, आकर्षण बिंदु। साइनिक क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं, साइनिक, निंदक, जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, साइनिक। क्लियर है, डन। तो याद रखना, यहाँ से हमें 4 वर्ड, इस क्वेश्चन में हमें 4 वोकैब याद होगी, कोकेट, इगोटिस्ट, साइनशोर और शाइनिक। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक होता है ईच अदर, एक होगा वन अनदर। ईच अदर का यूज होगा 2 के लिए, वन अनदर का यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेट आया है तो कम्युनिकेट डायरेक्ट यूज नहीं होता, इसके साथ विद प्रेपोजिशन आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विद एक में ही है। आप देखो देमसेल्फ, टू कम्युनिकेट देमसेल्व्स, विद, यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा थे ना, टू तो नहीं आया, ज्यादा थे तो वन अनदर। ईच अदर कब आ जाता है, यदि टू होता। ठीक है, टू देमसेल्व्स अकेला नहीं आएगा। कम्युनिकेट के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है बच्चों, विद का यूज होगा, और विद का यूज होगा, यहाँ पे बंदे ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, वन अनदर। डन। तो आज बच्चों हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो भी HSSC में पूछे गए हैं। साइड में सबके लिख रखा भी कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया था। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।